coming back to the part that अपना जो preparation है, so for that we have two components. एक जो intellectual component है, which is the intellectual preparation. उसके लिए you have to focus on reading a lot and developing your intellectual capabilities. दूसरा जो component है, that is the mental component, जहाँ पर आपको अपना जो मानसिक संतुलन है वो बनाए रखना है. So उसके लिए you need a lot of motivation, you need a lot of preparation, and more than that you need a lot of एक जो dedication है वो चाहिए होता है. So this is the mental state of a UPSC aspirant. So अभी आपको जो मोटिवेशन है उसको बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए, इसके कुछ टिप्स बता देता हूँ. सो मेरा अभी आप बोर्ड देखोगे तो उसके सामने काफ़ी कुछ कोट्स वगैरह ऐसे मैंने लिखे हुए हैं, जिनको मैं पढ़ता हूँ तो मुझे मोटिवेटेड फ़ील करता हूँ. सो फॉर इंस्टेंस मेरे सामने जस्ट एक कोट है टेडी रूज़वेल्ट का, "द बेस्ट अपॉर्च्युनिटी दैट लाइफ कैन गिव इज़ टू वर्क योर हार्डेस्ट एट वर्क वर्थ डूइंग." सो इसका मतलब वही है कि ये जो कोट है, दिस इज़ द मेन रीज़न व्हाई आई केम टू यूपीएससी, सो व्हाई आई बिकेम अ सिविल सर्वेंट. तो उसके वजह से जब कोट पढ़ता हूँ, तो आई फील ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड कि मुझे यूपीएससी क्यों करनी है. तो उसके लिए मैं वैसे प्रिपरेशन चालू कर देता हूँ. ठीक है? सो दिस इज़ अ वेरी डिफिकल्ट एग्ज़ामिनेशन. बट आप अगर मतलब इसको अच्छे से करोगे, खेल-कूद में करोगे तो आपको वो मतलब एन्जॉयमेंट की ही लगेगा, जो प्रिपरेशन है वो. सो यू हैव टू एन्जॉय व्हाट यू रीड, यू हैव टू एन्जॉय व्हाट यू स्टडी. सो दिस इज़ अ वे वेयर यू कैन फील लाइक यू आर नॉट वर्किंग टू हार्ड. ठीक है? नाउ कमिंग टू माय टाइम टेबल. सो मेरा जो टाइम टेबल काफ़ी लूज़ली फॉलो होता था. सो मैं सुबह 6-7 बजे उठ जाता था. आई यूज्ड टू रीड माय न्यूज़पेपर. And I had divided my entirety of the day into 3 hours, 2 to 3 3 hour slots, जहाँ पर मैं मेरे टारगेट सेट करता था एंड आई यूज्ड टू फिजिकली कैंसल देम टारगेट्स. सो दिस आई फील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज़ हर बार मैं जब कैंसल करता था तब आई यूज्ड टू फील वेरी हैप्पी एंड आई यूज्ड टू बी मोटिवेटेड टू कैंसल मोर एंड मोर टारगेट्स. सो ये जो माइक्रो टारगेट्स वाले जो सिस्टम है, उसके वजह से आई यूज्ड टू कवर अ लॉट ऑफ सिलेबस एंड आई यूज्ड टू प्लान माय सिलेबस वेरी इफेक्टिवली. एंड जो मैंने किया है, आई made sure that I used to complete that syllabus within uh, revise this syllabus again in at least 2 months. So 2 months का जो latency है वो काफ़ी important है, because if you do not revise that again तो you'll forget it, and फिर वो जो पहले वाला जो पढ़ा हुआ है उसका इतना effectively याद रहना नहीं हो पाएगा. ठीक है? So this is something that I really followed. उसके बाद में जो है, सो देयर इज अ क्वेश्चन कि प्रीलिम्स में एलिमिनेशन टेक्निक एंड गेस वर्क कैसे डेवलप करें, एंड हाउ मेनी क्वेश्चन शुड वी अटेम्प्ट. सो मेरा जो प्रीलिम्स में अटेम्प्ट होता था, सो आई यूज्ड टू ट्राई टू कीप बिटवीन 85 to 90 क्वेश्चन. एंड इसमें अराउंड 40-50 क्वेश्चंस आई यूज्ड टू मेक श्योर कि मुझे अच्छे पता हो एंड आई नो अबाउट दीज क्वेश्चंस वेरी वेल. बट बाद में जो 30-35 क्वेश्चन जो बचते हैं, फॉलोड अ फ्यू टेक्निक्स, लाइक जो क्वेश्चन लाइक जो तुम्हें ऑनलाइन काफ़ी मिल जाएँगे, कि अगर कोई एकदम एक्सट्रीमिटीज़ में अगर क्वेश्चन दिया होगा, तो वो स्टेटमेंट शायद गलत ही होगा. हाँ, सो गेस वर्क के लिए जो एक्सट्रीम क्वेश्चंस है वो यूजुअली गलत होते हैं, तो ट्राई टू रिमेंबर दैट. बट सो व्हाट आई फील, गेस वर्क एंड एलिमिनेशन के लिए एक मेथड से बेटर, आई फील इट हैज़ टू बी अ लॉट बेस्ड ऑन योर इंट्यूशन, ताकि मतलब मैं जो अपना जो सो आई यूज्ड टू रीड अ लॉट ऑन पीआईबी, एंड जो फॉर्मल जो कंटेंट होता है उसकी जो लैंग्वेज होती है वो एक अलग होती है, एंड इफ यू ट्राई टू टेम्पर विद दैट लैंग्वेज, तो वो लैंग्वेज इट डज नॉट मेक दैट मच सेंस. सो दैट हेल्प्स यू अ लॉट. सो रीडिंग जो ऑफिशियल सोर्सेस होते हैं उनको पढ़ने से आपकी जो लैंग्वेज है उस पे भी आपको कमांड तो बनेगी ही, विच इज यूजफुल फॉर essay एंड आंसर राइटिंग एज वेल.
बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑल्सो गेस कि वेदर ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है बेस्ड ऑन जो ऑफिशियल लैंग्वेज अगर फॉलोड है कि नहीं. सो वो दैट कैन हेल्प यू इन गेस वर्क एज वेल एज इन एलिमिनेशन टेक्निक्स. ठीक है. देन एक सवाल है कि क्या दिल्ली जाना जरूरी है. मैंने 2-3 मैं दिल्ली के लिए मेंस में लाइक मई में गया था. एंड उसके बाद में मैं अराउंड वापस एक 11 महीनों के बाद में वापस मैं दिल्ली से वापस आ गया बिकॉज आई फेल्ट दैट दिल्ली में इतना मतलब मैं जो दिल्ली में कर सकता हूँ वो मैं घर पे भी कर सकता हूँ. सो आई रियली फेल्ट दैट दिल्ली वाज a big help as to give a motivational atmosphere because everyone around you is studying a lot. So having this atmosphere helps you a lot, especially if you are in a very non UPSC या non serious atmosphere. फॉर एग्जाम्पल मेरा घर मुंबई में है जहाँ पर यूपीएससी का इतना लाइक फर्वर नहीं होता या फिर देर इज नॉट मच ऑफ अ स्टडी एटमोसफियर इन माई प्लेस. सो being in Delhi helped me in that sense. But afterwards I felt कि जो मैं यूपी दिल्ली में कर रहा हूँ जो मोटिवेशन मुझे मिल रहा है I can adopt that same in Mumbai as well. So I switched on. I came back to Mumbai and मैंने मुंबई से ही प्रिपरेशन बाकी की मेरी करी. ठीक है. दिल्ली जाना ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है. आप बिना दिल्ली जाके भी प्रिपरेशन कर सकते हो. इनफैक्ट आपको अगर जो होम कंफर्ट्स होते हैं लाइक घर का खाना या फिर मम्मी का थोड़ी बहुत हेल्प करना, वो सब आपको अगर घर पे मिल रहे हो एंड if you can compromise on that, then I feel that staying at home is the best solution. ठीक है. एक क्वेश्चन है कि सीसेट के लिए क्या पढ़े और कौन से टॉपिक हिंदी मीडियम वालों के इसमें बहुत गलतियां होती है. ओके राइट. सीसेट में द मैथमेटिकल वाला जो कंपोनेंट है उसमें उसमें आप प्रैक्टिस जितना करोगे उतना बेहतर होता है, वो पार्ट तो है. बट जो इंग्लिश वाला जो कंपोनेंट है, दिस आई रियली अंडरस्टैंड इट इज वेरी हार्ड एंड अंडरस्टैंडिंग द क्री कॉन्सेप्ट्स इज वेरी डिफिकल्ट. उसमें आपको क्या करना चाहिए, जब भी आपको जो कॉम्प्रिहेंशन आता है उसमें ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्ड्स. अभी जो उसमें आप एक बार वो पैसेज पढ़ लेंगे, उसके बाद में ट्राई टू रीड द क्वेश्चन एंड उसमें जो कीवर्ड्स है वो आप एक बार अंडरलाइन कर दीजिए ताकि उसमें आप यू कैन मेक इन्फरेंसेस प्रॉपरली. फॉर इंस्टेंस अगर क्वेश्चन में पूछा हो कि डज द पैराग्राफ से हैज दिस एज एन इन्फरेंस, तो आप क्या अगर वो डायरेक्ट कोई स्टेटमेंट से आप अगर इन्फर कर पाते हो तो ही वो ऑप्शन सही होता है, वरना वो ऑप्शन सही नहीं होता है. वो हिसाब से यू हैव टू वो हिसाब से यू कैन प्रिपेयर एंड जितना आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना आपके लिए सीसेट के लिए अच्छा रहेगा. ठीक है. इंग्लिश का कमांड डेवलप करने के लिए यू नीड टू रीड अ लॉट. एक वर्ड पावर करके एक बुक है, वो एक आप अगर खरीद लो तो आपका इंग्लिश के लिए आपको काफी हेल्प पड़ जाएगा, स्पेशली जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए. ठीक है. ओके. एक क्वेश्चन है कि अगर प्राइवेट वर्क कर रहे हो तो कितना टाइम यूपीएससी के लिए देना चाहिए. ओके. आई फील दैट यूपीएससी रिक्वायर्स अ बिट ऑफ डेडिकेशन एंड अगर आप मतलब प्राइवेट वर्क के साथ अगर इसमें कर पाओगे तो देर आर पीपल हु हैव डन इट बट इट इज गोइंग टू बी अ बिट हार्ड. उसके लिए यू नीड टू सैक्रिफाइस अ बिट. आपके जॉब एंड आपके वर्क के अलावा यू नीड टू टेक केयर ऑफ यूपीएससी बाय एटलीस्ट स्टडिंग फॉर 4 hours ताकि आपकी वो जो कंटिन्यूटी है वो मेंटेन रहे. फॉर दिस आई फील यू नीड टू सेक्रीफाइस, स्पेशली अभी काफी मेरे दोस्तों का 9 to 5 जॉब होता था, तो आफ्टर कमिंग एट 5 o'clock वो लोग यूपीएससी का रात में पढ़ते थे. तो उसके लिए यू रिक्वायर सम अमाउंट ऑफ डेडिकेशन बिकॉज आप जॉब करने के अलावा वापस कुछ अलग पढ़ रहे हो, तो आपको वो मानसिक तैयारी होनी चाहिए कि इतनी मेहनत करनी है मुझे. ठीक है. मेन सोर्स ऑफ करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स के लिए मेरे हर एक इसके लिए अलग अलग ये होता था. गवर्नमेंट स्कीम्स एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज के लिए आई यूज टू रेफर टू पीआईबी ताकि मुझे ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है वो पता चले एज वेल एज द गवर्नमेंट स्टेटस क्या है वो पता चले. एट द सेम टाइम जो कमियां है, जो प्रॉब्लम्स है, जो चैलेंजेस है गवर्नमेंट स्कीम्स के, उसके लिए आई यूज टू रेफर टू द करंट अफेयर्स एज वेल एज आई यूज टू रेफर टू द न्यूज़पेपर्स.
सो दिस इज समथिंग दैट आई फील इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये सोर्सेस सारे के सारे कवर करने से आपका गवर्नमेंट स्कीम्स के रिलेटेड करंट अफेयर्स काफी अच्छे से हो जाता है. अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट यू डू इज, मैं मंथली मैगजीन विजन के है, काफी इनके है अलग अलग इनके, मैं खुद विजन के मंथली मैगजीन पढ़ता था, एंड आई यूज टू टेक नोट्स फ्रॉम दीज मंथली मैगजीन्स एज वेल. सो मेरे सारे चीज़ों के नोट्स में एक साथ कलेक्ट करता था बेस्ड ऑन द टॉपिक, एंड वो नोट्स में अपडेट करता था एज एंड व्हेन आई रीड ऑन दोज टॉपिक्स. सो वो हिसाब से फिर मेरा सारा मटेरियल एक जगह पे कोलेटेड होता था, कलेक्टेड होता था, एंड वो वही मैं पढ़ता था सो एज टू इम्प्रूव अपॉन माई रिकलेक्शन स्किल्स. ठीक है. सो प्रीलिम्स के लिए प्रीलिम पेपर को कितने इटरेशन में सॉल्व करना होता है. सो अभी मेरा हर एक का मेथड अलग अलग होता है. मेरा मेथड ऐसे होता था कि मैं प्रीलिम्स के लिए आई यूज्ड टू गो थ्रू द पेपर वंस. तो उसमें जो जो क्वेश्चंस इजी लगे या फिर डाउटफुल लगे, तो वो क्वेश्चंस में उनमें एटलीस्ट जो ऑप्शंस एलिमिनेट हो रहे हैं या फिर ऑप्शंस जो पता है उनको मैं मार्क करो, या फिर जो दो ऑप्शंस तक आ जाए उनको सर्कल करके रखो. जो जो क्वेश्चंस में 2 या 2 से ऊपर ऑप्शंस तक मैं आता था, उनमें वहाँ पे मैं एल या स्टार मार्क करता था. ठीक है? अभी सेकंड इटरेशन में जाते हैं, तो जो-जो क्वेश्चंस गारंटीड पता है वो तो छोड़ ही दो, बट जो-जो क्वेश्चन डाउटफुल है, उनमें फिर सेकंड इटरेशन में आई यूज्ड टू सिलेक्ट वन आंसर, अगर आपको पता होगा तो मतलब जो गेस कर पाओ तो, एंड अगर नहीं कर पाओ तो मैं उनको बाजू में छोड़ता था. कमिंग टू द क्वेश्चन जहाँ पे 3 या 4 मतलब कुछ भी नहीं पता हो, तो वो क्वेश्चंस मैं यूजुअली लीव ही करता, मतलब छोड़ ही देता था. ठीक है? अभी जो क्वेश्चन जिनमें 2 आंसर्स मुझे पता होंगे, वैसे क्वेश्चंस अगर बचते, तो उनमें जब भी मार्क करते टाइम मैं वापस एक बार उनको पढ़ता था सो एज़ टू एन्श्योर कि मुझे हाँ, ये यही गेस मारना है ना, या फिर कुछ और, मतलब मुझे कुछ आइडिया या फिर कुछ और फैक्ट मुझे बाद में याद आए, तो वो उससे अगर आंसर चेंज ना हो तो उसके लिए मैं आफ्टर व्हाइल मार्किंग तभी मैं एक बार वापस वो उनको पढ़ता था. सो दैट वे मेरा इन ऑल 3 इटरेशंस होता था, एंड मैं वो 3 इटरेशंस में पूरा मेरा पेपर सॉल्व करता था. ठीक है. सो एक क्वेश्चन है कि ग्रेजुएशन के साथ कैसे प्रिपेयर करें. सो अनफॉर्चुनेटली मैंने ग्रेजुएशन के टाइम प्रिपेयर नहीं करा था बिकॉज मुझे आइडिया ही नहीं था इसका, बट एज फार एज आई हर्ड, लोग ग्रेजुएशन के साथ दे प्रिपेयर विथ, मतलब जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको काफी रेगुलरली रिवाइज करते, एंड दे आल्सो ट्राई टू कीप अप विद द न्यूज़पेपर्स. सो ग्रेजुएशन के टाइम इतना तो एटलीस्ट करते ही रहो सो एज टू इंश्योर कि आपको, मतलब जो यूपीएससी की जो दुनिया है, जो इंटेलेक्चुअल नॉलेज है, उससे आपका डिस्कनेक्ट बिल्कुल भी ना रहे. ठीक है. सो अभी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को कैसे चूज करें. So this is a very important factor I feel, because optional subjects, it is for 500 marks, and उसमें आप मतलब तो 250 से 300 मार्क्स आपके उसमें काफी अच्छे से आ सकते हैं. ठीक है. सो ऑप्शनल कैसे चूज करें. सो उस ऑप्शनल चूज करने के लिए आई फील देयर आर टू कंपोनेंट्स. सो एक है कि आपको वो ऑप्शनल कितने अच्छे से आता है, एंड दूसरा है कि आपको वो ऑप्शनल कितना पसंद है. सो मैंने मैथमेटिक्स इसलिए चुना बिकॉज़ आई हैव बीन, सो मेरा बैकग्राउंड काफ़ी मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक अपब्रिंगिंग है. सो उसके वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा मैथ्स के लिए इंक्लाइंड था बचपन से. मैंने काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशंस, ओलंपियाड्स वगैरह वो भी मैथ्स में किए हैं. सो मैथ्स वाज़ क्वाइट नेचुरल टू मी, इसलिए मैंने मैथ्स ऑप्शनल लिया. एंड जो आपको आता है एंड जो आपको पसंद हो. सो मुझे मैथ्स पसंद भी था, तो इसलिए मैथ्स ऑप्शनल वाज क्वाइट ऑब्वियस टू मी. सो आप अगर ये दो ऐसे करोगे ना, तो ये दिस शुड बी अ क्राइटेरिया. एंड जब भी आप चूज करोगे तो उसमें सबसे पहले आप जो मेथोडोलॉजी है, तो मेथोडोलॉजी कैसी होनी चाहिए कि यू गो थ्रू द लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स. उसमें से आप 3-4 पे नैरो करो कि इनका मुझे सिलेबस तो देखना है. तो ये जो 3-4 है उनका सिलेबस देखकर आप फिर थोड़े पास्ट क्वेश्चंस भी एक बार देख लीजिए, और उसके बाद में यू डिसाइड कि दिस इज द राइट ऑप्शनल फॉर मी. एंड डोंट गो ऑन द वे कि मतलब मुझे, मतलब इसका जीएस से कोई कनेक्ट नहीं है या फिर इसका जीएस से काफी कनेक्ट है, बिकॉज दीज फैक्टर्स आर इम्पोर्टेंट बट दीज आर नॉट द ओनली फैक्टर्स. फॉर इंस्टेंस अगर आप मैथ्स ऑप्शनल लेते हो, तो
इन मैथमेटिक्स आपका जीएस से ताल्लुक कुछ भी नहीं मिलेगा, बट इट इज़ अ वेरी गुड चेंज इन पेस, बिकॉज़ आपका जो ऑप्शनल होगा, उसका जो प्रिपरेशन होगा, दैट विल बी समथिंग ऑफ अ रिफ्रेशमेंट फ्रॉम द जीएस का पोर्शन। सो उसके वजह से आई फील कि हैविंग अ जीएस, हैविंग अ डिफरेंट ऑप्शनल इज आल्सो हेल्पफुल। बट अगर आप ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर कोई ऑप्शनल हो जैसे जियोग्राफी या हिस्ट्री, जिसका जीएस से आपका काफी ताल्लुक हो, तो यू कैन, आप जो ऑप्शनल में पढ़ोगे, यू कैन यूटिलाइज दैट फॉर योर एसेज एज वेल एज यू कैन यूटिलाइज इट फॉर योर जीएस आंसर्स एज वेल। सो आपका इन ऑल प्रिपरेशन का जो सिलेबस होगा, दैट विल बी रिड्यूस क्वाइट अ बिट। So this is the selection of optional should not be based entirely on this fact, and I feel that it should, the criteria has to be कि आपको वो सब्जेक्ट कितना अच्छे से आता है, वो कितना सब्जेक्ट आपको पसंद है। All right. So there is a question कि न्यूज़पेपर से नोट्स कैसे बनाएं, एनसीईआरटी से नोट्स कैसे बनाएं, क्योंकि एक दिन में दो पेपर होते हैं मेंस में। राइट, सो एनसीईआरटी एंड न्यूज़पेपर के नोट्स, सो एज एंड व्हेन यू मैच्योर, आपका जो टाइम पीरियड है वो कम होते जाएगा। सो आई यूज्ड टू मेक नोट्स एज वेल एज रीड न्यूज़पेपर विद इन 1 आवर, एंड ये स्टार्ट स्टार्ट में मुझे लगता था 1.5-2 घंटा लगता था, बट द ओनली वे इज टू स्टिक वेरी क्लोज टू द सिलेबस। सो इट इज, न्यूज़पेपर जो होता है वो काफी डिटेल्ड होता है, एंड इट इज नॉट जस्ट फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स, इट इज फॉर द एंटायरिटी ऑफ द वर्ल्ड। सो वो जो सारे आर्टिकल्स होते हैं वो सारे अपने काम के नहीं होते, सो यू हैव टू स्टिक टू द आर्टिकल्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट, एज वेल एज यू हैव टू स्टिक टू द आर्टिकल्स जो जो जिसमें जो द आर्टिकल जिसमें जो पॉइंट्स होते हैं वो ऐसे उठाने होते हैं। ठीक है, एंड ट्राई टू मेक कनेक्शंस विद योर सिलेबस एज मच एज पॉसिबल। फॉर इंस्टेंस, अगर अभी स्पीकर का इलेक्शन का कोई डिस्प्यूट चल रहा होगा, तो ट्राई टू मेक अ कनेक्शन कि स्पीकर के इलेक्शंस कैसे होते हैं, या फिर द स्पीकर का रोल क्या है। सो वैसे यू मेक ऑन दोज सिलेबस, मेक ऑन दोज रिविजन्स, ताकि आपका कंटेंट जो होगा यू कैन रिलेट इट वेरी वेल, एज वेल एज यू कैन, आपको जो एग्जाम्पल्स वगैरह लिखने होंगे मेंस के आंसर्स में, यू कैन यूज दैट एज वेल। ठीक है, सो वैसे आपके न्यूज़पेपर के नोट्स बनाने होते हैं। एंड एनसीईआरटी के लिए आई वुड सजेस्ट वेरी वेल दैट फर्स्ट एनसीईआरटी के नोट्स आप स्टार्ट से ही बनाते जाओ, एंड बिल्ड अपॉन आपके जो पूरी नोट्स वाली जो सिस्टम है, यू बिल्ड अप फ्रॉम द एनसीईआरटी इटसेल्फ। ठीक है, सो एनसीईआरटी के लिए आप जो चैप्टर्स है जो सिलेबस में है, उनको आप अच्छे से पढ़ते जाओ, एंड जस्ट ट्राई टू कीप वेरी कंसाइज नोट्स लाइक अ फ्यू कीवर्ड्स। हाँ, एक बात है कि डेफिनिशंस जो है एंड जो कोट्स है, यू कैन यूटिलाइज डायरेक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी, एंड यू कैन यूटिलाइज देम इन योर आंसर्स एज वेल। ठीक है, फिर एक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि मोटिवेशन के लिए क्या करें जब हिम्मत टूट जाती है तब। ओके, सो उसमें एक्चुअली मेरा 2 बार मेरा जब मेंस क्लियर नहीं हुआ, तभी मुझे भी ऐसे काफी मतलब हिम्मत मेरी टूट गई थी काफ़ी बार। तो उसके लिए आई यूज्ड टू टॉक टू पीपल, एंड दे यूज्ड टू हेल्प मी अंडरस्टैंड कि मतलब मुझे क्या मतलब मेरे इमोशंस क्या है, वो मैं वेंट आउट करता था। एंड उन्होंने ही मुझे हौसला देने का काफ़ी कोशिश करी, एंड वो उनके वजह से ही मतलब वो काफ़ी सपोर्टिव होता है। सो ट्राई टू टॉक टू पीपल, जब ऐसे हिम्मत टूट गई ऐसे जब लगता हो, तो ट्राई टू टॉक टू जो अपने दिल के जो करीब लोग हैं, उनसे बात कीजिए एक बार, ताकि दे कैन मोटिवेट यू अलॉट। ठीक है, दूसरी बात है कि आप मतलब जो एग्जांपल्स है, आप एग्जांपल्स देखो कि जिन्होंने 5 अटेम्प्ट, 6 अटेम्प्ट, 7 अटेम्प्ट और भी ज्यादा जितने अटेम्प्ट दिए, उनको उनको कैसे मतलब मेहनत करी है उन्होंने। ठीक है, सो पीपल लाइक दीज आर एन इंस्पिरेशन फॉर अस ऑल, एंड देयर कॉन्स्टेंट डेडिकेशन इज अ वेरी वेरी थिंग दैट वी हैव टू रिमेंबर, दैट कभी भी जो यूपीएससी है, दिस इज अ वेरी टीडियस प्रोसेस, एंड यू हैव टू डेडिकेट योर अ लॉट ऑफ इयर्स फॉर दिस प्रोसेस। सो अगर आपका 1 साल में नहीं होगा, तो ट्राई टू सी कि आपने क्या गलतियां करी है, एंड जम लगा के वापस एक बार रिपीट कर पाओ। ठीक है, सो एक और क्वेश्चन है यहाँ पे कि मेंस के लिए नोट्स कैसे बनाएं।
पैटर्न क्या होगा? क्या आपने सिलेबस में वन बाय वन टॉपिक को पकड़ा या और विथ इनोवेशन डेटा मैप्स वगैरह कैसे किया? ठीक है, सो मेंस के लिए मैंने नोट्स मैंने बताया जैसे कि डेटा मैप्स एंड ग्राफ्स एंड डायग्राम्स वगैरह उसपे मैंने फ़ोकस काफ़ी करा था। एंड मेंस के एग्ज़ाम के कुछ दिनों पहले तो मैं सिर्फ़ ये डायग्राम्स एंड जो स्टैटिस्टिक्स वाले जो फैक्ट शीट्स है, वही मैं पढ़े हैं। ठीक है, सो ऐसे ये जो फैक्ट शीट्स एंड जो डायग्राम्स है, इट इज़ वेरी एसेंशियल टू इम्प्रूव अपॉन योर आंसर राइटिंग एंड यू कैन आपको जो फैक्ट्स है वो एट ऑन द स्पॉट रिकलेक्शन के लिए ये मेथड काफ़ी हेल्पफुल पड़ जाती है। ठीक है? सो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि जो यूपीएससी के जॉब के साथ यूपीएससी प्रिपरेशन करके यूपीएससी क्रैक किया जा सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। मेरे काफ़ी दोस्तों ने वो किया है एंड यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ मेंटल मेंटल स्टेबिलिटी एंड मेंटल प्रिपरेशन फॉर दैट बट इट इज़ डेफिनिटली डूएबल एंड काफ़ी लोगों ने किया भी है वो। ठीक है? सो नेक्स्ट आता है कि सर बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि हिंदू न्यूज़पेपर का मैथमेटिकल डेटा ऑथेंटिक नहीं होता है। तो सर फिर मैथमेटिकल डेटा मेंस के आंसर में डालने के लिए कहाँ से गैदर करें? सो फर्स्टली लाइक मैंने जितना पढ़ा है, हिंदू का डेटा मुझे काफ़ी ऑथेंटिक ही लगा है। बट देयर आर अ लॉट ऑफ ऑथेंटिक सोर्सेज़ जैसे इन इकोनॉमिक सर्वे आता है, जैसे अपने जो पीआईबी है। सो यू कैन यूटिलाइज़ दिस फॉर योर मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल डेटा एंड जो योजना वगैरह वो भी एक काफ़ी अच्छा सोर्स है फॉर स्टैटिस्टिकल डेटा। So utilizing this, you can improve on your statistical data and आई डोंट नो वेदर इंदू का ऑथेंटिक नहीं होता है कि नहीं बट मोस्ट ऑफ द टाइम तो मुझे ऑथेंटिक ही लगा है। सो क्या बात होती है कि काफ़ी बार जो अपने सोर्सेज़ जो होते हैं, वो डिफ़र करते हैं। सो अभी एनएसओ का इकोनॉमिक सर्वे जो है, वो एनएसओ का डेटा यूज़ करता है या फिर कोई अलग रिपोर्ट्स यूज़ करते हैं। सो एवरी टाइम यू यूज़ अ स्टैटिस्टिकल डेटा, यू कोट इट विद द सोर्स कि आपने ये कौन से सोर्स से उठाया है। इवन द हिंदू न्यूज़पेपर भी सोर्स बताएगा कि ये वाले रिपोर्ट से उठाया है। या फिर ये कहाँ मतलब ये वाले सर्वे से उठाया है। सो ट्राई टू कोट दी सोर्सेस एज़ मच एज़ पॉसिबल जब भी आप स्टैटिस्टिकल डेटा यूज़ करें बिकॉज़ ये भी मतलब ऑल नॉट ऑल डेटा इज़ रॉन्ग एंड नॉट ऑथेंटिक। आप इकोनॉमिक सर्वे या फिर जो मतलब योजना वगैरह वहाँ से अगर आप डेटा यूज़ करते हो तो काफ़ी अच्छा ही होता है एंड वहाँ पे सोर्सेस वगैरह भी अच्छे से लिखे होते हैं। बट हिंदू में भी डेटा ऑथेंटिक नहीं होता ऐसी बात तो मुझे तो नहीं लगती। बट यू कैन ऑलवेज़ यूज़ दैट डेटा अलोंग विद द सोर्स जो हिंदू के न्यूज़पेपर जो आर्टिकल में दिखा हो, तो वो आप सोर्स करके यूज़ कर सकते हो। ठीक है? सो यहाँ पर एक जेंटलमैन ने रिक्वेस्ट किया है कि इंटरव्यू के लिए गाइड करिए, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट। ऑलराइट। सो इंटरव्यू प्रिपरेशन इज़ लार्जली बेस्ड ऑन योर पर्सनैलिटी टेस्ट। ठीक है? आई पर्सनली डोंट लाइक कॉलिंग इट इंटरव्यू, इट्स मोर ऑफ अ पर्सनैलिटी टेस्ट। सो जो आपकी जो पर्सनैलिटी है, उसको आपको रिफाइन करना है। सो दैट रिक्वायर्स आपको मिरर के सामने बैठना एंड ट्राइंग टू लिसन हाउ यू स्पीक, हाउ यू मतलब आपकी जो डिलीवरी है स्पीच की, वो कैसी है, आपके जो इंटोनेशंस है, वो आप चेक कर सकते हो एंड जो पॉजेस है, वो यू कैन इम्प्रूव अपॉन दैट एज़ वेल। देन आपके जो हैंड जेस्चर्स वगैरह है, सो यू कैन फोकस मोर ऑन दोज़ एज़ वेल सो एज़ टू एंश्योर कि आपका जो डिलीवरी है, वो थोड़ा ज़्यादा लाइक इफेक्टिव हो जाए। ठीक है? नेक्स्ट इज़ इंटरव्यू के लिए आपको नॉलेज भी काफ़ी होना चाहिए। सो आपको आपके जो डिस्ट्रिक्ट है एंड जो आपके सराउंडिंग जो करंट अवेयरनेस है, जनरल अवेयरनेस, सो उसके लिए मैं 3 न्यूज़पेपर फ़ॉलो करता था। सो फर्स्ट न्यूज़पेपर दैट इज़ द लोकल न्यूज़पेपर मैं मुंबई टाइम्स सिंस मैं मुंबई से हूँ, सो मैंने मुंबई टाइम्स फ़ॉलो किया था। देन फॉर माय लाइक नेशनल लेवल न्यूज़ एज़ वेल एज़ इंटरनेशनल लेवल न्यूज़ मैंने इंडियन एक्सप्रेस फ़ॉलो किया था एंड एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ न्यूज़ के लिए मैंने इकोनॉमिक टाइम्स भी फ़ॉलो करा था। सो ये मेरे 3 न्यूज़पेपर्स होते थे। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने जो अपना गज़ेट है, सो गज़ेट में काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है स्पेशली अबाउट द डिस्ट्रिक्ट एंड जो डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री है, डिस्ट्रिक्ट की जो जियोग्राफी है एंड जो सोशल ऑर्डर है, उसके लिए मैंने गज़ेट से फ़ॉलो किया था।
एंड फिर मेरे ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें एंड उसके जो मेरे नोट्स थे, आई रेफर टू दोज एज वेल, so that I can brush up on my graduation topics as well as जो मेरे स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस थे, तो उनसे मैंने जो स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ग्रेजुएशन के, उन पे मैंने वो ब्रश अप किया था। ठीक है। सो कमिंग टू द पर्सनल एस्पेक्ट, सो जो पर्सनैलिटी है उसमें यूपीएससी आस्क्स यू अबाउट क्वेश्चंस अबाउट योर डेफ एज वेल एज योर जो आपके जो फीलिंग्स है या फिर जो मतलब जो स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस है उस पे भी आप यूपीएससी क्वेश्चन करती है। सो फॉर दैट यू नीड टू इंट्रोस्पेक्ट अ लॉट, एंड जो आपके जो सही में आपके जो लाइक स्ट्रेंथ्स है या फिर सही में जो आपके वीकनेसेस है, I feel portraying those in a positive sense, like you have to give them, so आप उनमें वर्क खुद भी करना ही चाहिए एक्चुअल में भी, एंड यू ट्राई टू पोर्ट्रे द रियल जो वीकनेसेस है वो, ताकि आपका जो आइडिया लाइक आपका जो पर्सनैलिटी है इट फील्स मोर रियल, इट फील्स मोर ग्राउंडेड, एंड जो इंटरव्यू है इनको डाइजेस्ट भी होता है कि ये बंदा जो कह रहा है वो सच्चे दिल से कह रहा है। सो दिस इज द वे आई फील कि इंटरव्यू का मतलब जो पर्सनैलिटी टेस्ट है उसका प्रिपरेशन होना चाहिए। ठीक है। हाँ, हिंदी मीडियम के लिए इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट कहाँ से करें? सो सॉरी, मुझे एक्चुअली हिंदी सोर्सेज फॉर इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट तो पता तो नहीं है, पर देख मैं अगर आप मतलब आप यूपीएससी टाइम से बस पूछ लीजिए मेरा कॉन्टैक्ट्स, एंड मुझे एक्चुअली मेरा इंस्टाग्राम आईडी @HarshilM20 है, सो वहाँ पर आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो, एंड मैं ये देखकर आपको बता देता हूँ वापस। ठीक है। सो नोट्स बनाने के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक बताइए जो हमेशा याद रहे फ्रॉम प्री मेंस सबके लिए। So notes banana itself is a short trick actually. The main reading those entire books are the like the final big trick. So notes banana is a very essential thing, and उसके लिए आपको अपना आलस तो हटाना ही पड़ेगा। जितने सारे आप पढ़ोगे उसके सबके नोट्स होने चाहिए, एंड वो उनका काफी अच्छे से रिवीजन होना चाहिए, सो एज टू वो याद रह जाए। सो रिवीजन इज द की, नोट मेकिंग इज नॉट द की। सो जो भी आप मतलब पढ़ोगे या फिर आप जो नोट्स बनाओगे, सो उसका रिवीजन काफी अच्छे से होना चाहिए। सो इफ यू आर नॉट एबल टू मेक नोट्स, तो कोई बात नहीं, जो आपने पढ़ा है उसका ही रिवीजन काफी बार किया जाए। नोट मेकिंग इज जस्ट टू इंश्योर दैट कि आपका जो रिवीजन हो वो कम टाइम में हो जाए। सो इसलिए नोट मेकिंग आई फील इज अ शॉर्ट ट्रिक इन इटसेल्फ। ठीक है। यहाँ पर एक सवाल है कि इफ वी हैव डन आवर 10th फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड एंड 12th फ्रॉम यूपी बोर्ड, सो विच मीडियम इज बेस्ट, हिंदी और इंग्लिश? ठीक है। सो आई थिंक दिस इज अ प्रिडिलेक्शन ऑफ ईच वन। सो हर एक बंदे का वो खुद का जो डिसीजन है वो खुद के मीडियम से होना चाहिए। सो मेरे जो सीबीएसई बोर्ड है या फिर 12th का जो यूपी बोर्ड है, उसमें आप जिस में माध्यम से आप कंफर्टेबल हो, हिंदी या इंग्लिश, वही आप चूज करें, जो आप जिसमें आप आंसर्स भी लिख पाए, जो आप लाइक ऐसे वगैरह भी आपको काफी बड़े लिखने होते हैं। सो इफ यू आर एबल टू डू दैट इन हिंदी, देन हिंदी में रखें। अगर आप इंग्लिश में कर पा रहे हो अच्छे से, तो आप इंग्लिश लिख लीजिए। इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन। ठीक है। सो यहाँ पर एक सवाल है कि आपने क्या मिस्टेक्स करी थी ड्यूरिंग प्रिपरेशन? ठीक है। सो ड्यूरिंग प्रिपरेशन स्टार्ट में मुझे एक्चुअली कुछ ऐसे गाइडेंस तो नहीं था, तो मैंने क्या किया था कि आई सब्सक्राइब टू अ लॉट ऑफ चैनल्स, एंड मैं काफ़ी सारे सोर्सेस से फॉलो करता था, एंड आई डिडंट रियली नो कि ऐसे फोकस्ड होना चाहिए। सो मैंने लाइक फर्स्ट प्रिपरेशन में मैंने लक्ष्मीकांत सिर्फ दो एक बार या दो बार पढ़ी होगी, उसके ऊपर नहीं पढ़ी। एंड मुझे इन द एंड प्रीलिम्स के टाइम वही प्रॉब्लम आया कि मतलब मेंस के टाइम वही प्रॉब्लम आया कि मेरा जो मटेरियल है वो काफ़ी वास्ट है, मेरे जो नोट्स है इट इज़ क्वाइट वास्ट, एंड आई हैव नॉट फोकस्ड माय प्रिपरेशन ओनली फॉर दोज़ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स। सो मेरी फर्स्ट मिस्टेक आई वुड से इज नॉट फॉलोइंग दिस, बट नॉट फॉलोइंग अ फोकस्ड वे फॉर द एग्जाम पॉइंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। सो this is after all a competitive examination, so you have to stick to the syllabus and try to complete whatever you read. Keep it limited to the syllabus, as well as try keep it limited to the number of sources. Try to revise it as many times as possible so as to improve upon your recollection. ठीक है।
सो ये काफ़ी बड़ा मिस्टेक था मेरा। एक और मिस्टेक जो मैंने किया था, दैट इज़ नॉट सॉल्विंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। सो यू नीड टू सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट, सो एज़ टू एंश्योर कि आपका जो रिकलेक्शन मेथड है या फिर जो आपका आंसर राइटिंग का जो मेथड है, सो दैट विल इम्प्रूव अपॉन टाइम एज़ मैनी जितने आप आंसर लिखते हो उस हिसाब से। सो यू नीड टू कीप ऑन वर्किंग। अगर आप बुरे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कीप ऑन वर्किंग ताकि यू गेट टू रीच बेटर स्टेट नेक्स्ट डे। ठीक है। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है कि सर आप मेडिटेशन करते थे क्या? सो आई मैं मतलब मेडिटेशन एज इन अलग अलग टाइप्स ऑफ मेडिटेशन होते हैं। सो मेरा टाइप ऑफ मेडिटेशन इज लिसनिंग टू म्यूजिक। सो मैं यूजली क्लासिकल म्यूजिक सुनता हूँ, एंड क्लासिकल म्यूजिक सुनते टाइम मैं कुछ और सोचता नहीं हूँ। सो वो दिस इज अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन फॉर मी। मैं मतलब काफ़ी समय तक वो अच्छे से मतलब उसमें मतलब तल्लीन हो जाता था, और मतलब मेडिटेशन उसी के द्वारा मेरा मेंटल कामनेस में मेंटेन कर पाता था। ठीक है। शुड आई स्टार्ट आंसर राइटिंग पैरेलली व्हाइल स्टडिंग फॉर माय जीएस मेन सिलेबस, और शुड आई जॉइन ईयर लॉन्ग टेस्ट सीरीज? ठीक है। सो आंसर राइटिंग आई फील इज समथिंग दैट यू डू अलोंग विथ योर प्रिपरेशन व्हाइल सिलेबस व्हाइल स्टडिंग। सो आपको अगर इट हेल्प्स यू इन मतलब असिमिलेटिंग जो आपने अभी इमीडिएटली पढ़ा हो वो भी। सो अगर आपने ईयर लॉन्ग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी हो तो इट्स योर ओन डिसीजन, आप मतलब ज्वाइन कर सकते हो, उसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। बट व्हाट आई फील इज अगर आपका सिलेबस अगर पूरा नहीं हुआ हो तो हैविंग डन एंड आप में वो डिसिप्लिन हो एंड वो पंक्चुअलिटी हो कि आप वो अच्छे से मतलब हर सिलेबस आप जितने लिमिटेड डेज में कर पा रहे हो उसमें कर पा रहे हो, तो आंसर राइटिंग अलोंग विथ योर प्रिपरेशन व्हाइल स्टडीइंग इटसेल्फ इज अ बेटर ऑप्शन। ठीक है। तो उसके वजह से क्या हो जाता है कि यू रिमेंबर व्हाट यू हैव रेड वेरी इजीली, यू रिमेंबर व्हाट यू मतलब यू कैन इम्प्रूव अपॉन योर कंटेंट प्रेजेंटेशन एट द सेम टाइम, एंड जो इम्पोर्टेंट वाला कंटेंट है यू कैन जो वो आपको काफी बार आंसर लिखने की वजह से काफी बार आपको वो रिवाइज भी जल्दी जल्दी हो जाएगा। ठीक है। सो यहाँ पर एक सवाल है कि प्रीलिम्स एग्जाम के लिए एंड मेंस एग्जाम के लिए कितने टेस्ट सॉल्व करने चाहिए, एंड कौन सी कोचिंग के टेस्ट सीरीज प्रेफर करना चाहिए? ठीक है। सो प्रीलिम्स के लिए सो मैंने करीबन 50 फुल लेंथ टेस्ट सॉल्व करे थे फॉर प्रीलिम्स। तो उसमें आई ट्राई टू डाइवर्सिफाई एज मच एज पॉसिबल। सो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोचिंग के क्वेश्चन सॉल्व करता था, सो एज टू इंश्योर कि हर एक कोचिंग का एक अलग तरीका होता है, दे हैव देयर ओन स्टाइल, and agar if you get acclimatized to that particular style, then you feel that you are limited a bit to especially in the matters of guessing. ठीक है। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज आई यूज्ड टू सॉल्व थ्री फोर टेस्ट ऑफ मेनी कोचिंग क्लासेस। सो मुझे याद है मैंने फोरम आईएएस के पीटी सिमुलेटर करा था, मैंने विजन का भी फुल लेंथ टेस्ट करे थे। एट द सेम टाइम मैंने जीएस कोर इनसाइट्स उनके भी प्री टेस्ट करे। एंड so solving these tests is very important. Apart from that, rectifying your mistakes is also very important. ठीक है। सो आपके जो सवाल गलत हो जाए तो रिफर टू द सॉल्यूशंस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपने क्या गलत किया हो, सो एज टू इम्प्रूव आपका इंटुइशन बेटर। ठीक है। फॉर मेंस मैंने मैंने 2 टेस्ट सीरीज़ मतलब ये रेफ़र किए थी। सो आई यूज्ड टू मतलब मैंने विज़न के भी ऑनलाइन टेस्ट पेपर्स डाउनलोड करे थे, एंड मैंने शंकर आईएएस के टेस्ट सीरीज़ जॉइन करी थी। तो मैं टेस्ट सीरीज़ शंकर आईएएस के वो सॉल्व करके उनको भेजता था। ठीक है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं विज़न के भी क्वेश्चन पेपर्स लेता था, एंड वो मतलब आंसर राइटिंग के लिए सॉल्व करता था मैं। व्हेन शुड आई स्टार्ट माय प्रिपरेशन जस्ट आफ्टर क्लास 12th? सो आप कर सकते हो, मैंने तो नहीं करा था, मुझे एक्चुअली आइडिया नहीं था, बट अगर आपको क्लास 12th के बाद प्रिपरेशन चालू करना हो तो कर सकते हो विथ ग्रेजुएशन। ट्राई टू इंश्योर दैट यू फोकस ऑन योर ग्रेजुएशन एज वेल, बिकॉज उसमें भी जो आपके जो परसेंटेज है वगैरह वो काफ़ी मैटर करता है। एंड आफ्टर ऑल अब आप जब इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाओगे
तभी दे ट्राई टू अंडरस्टैंड यू, एंड उसमें योर ग्रेजुएशन इज अ वेरी बिग कंपोनेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग यू. सो आपने अगर ग्रेजुएशन में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया होगा तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू फेस a UPSC इंटरव्यू बोर्ड वेयर दे आस्क यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन योर ग्रेजुएशन. ठीक है. सो एक यहाँ पर मुझे सवाल है कि व्हाट वाज योर मोटिवेशन टू स्टडी एवरी डे, हाउ यूज्ड टू मोटिवेट माई सेल्फ डेली, एंड समटाइम्स वी लैक मोटिवेशन. ठीक है. सो अगर मोटिवेशन में आपको कमी अगर नज़र आती हो तो रिमेंबर करो कि व्हाई यू स्टार्टेड दिस जर्नी. सो हर एक के अलग-अलग रीज़न्स होते हैं. सो आप आपको सोसाइटी के लिए सर्व करना होगा. यू माइट नीड अ डाइवर्सिटी, मतलब आपको कोई जॉब ऐसी चाहिए होगी जहाँ पे डाइवर्सिटी होगी, जहाँ पे चैलेंजेस होंगे, एंड एक जॉब जहाँ पे आप मतलब एन्जॉय कर पाओ आपकी ज़िंदगी. सो यही है एक मतलब यही एक यूपीएससी जो सिविल सर्विसेज है. This is the way where you can have enjoy all of these facts while ensuring कि आप अपना पर्सनल ग्रोथ जो है वो भी मेंटेन कर पाओ. सो यही सोचकर मुझे हर बार मतलब मोटिवेशनल लगता था कि मैं ये सब किस लिए कर रहा हूँ, ताकि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल जाए यूपीएससी की तरफ से कि मैं देश की सेवा के लिए या फिर अपने मतलब जॉब सैटिस्फैक्शन के लिए मैं आराम से ये मतलब आफ्टर गेटिंग सिलेक्शन मैं ये आराम से कर पाऊँ. ठीक है. सो दिस इज़ आई नो दैट दिस इज़ नॉट द एंड, एंड इसके बाद भी काफ़ी चैलेंजेस आने वाले हैं, बट बीइंग एबल टू लिव अप टू दोज़ चैलेंजेस इज़ जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन. एंड यूपीएससी का जो प्रिपरेशन है, दिस इज़ जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन टू प्रिपेयर यू फॉर आपकी जब ऑफिसर बनोगे तो उसके लिए वो एक स्टेपिंग स्टोन बन जाता है. फॉर इंस्टेंस अभी जो आपके एग्ज़ाम में आप मतलब जो डेडिकेशन लगता है, जो डिसिप्लिन लगता है, सो ये डिसिप्लिन इज़ वेरी नेसेसरी एंड वेरी एसेंशियल. जब आप ऑफ़िसर बन जाओ, तभी आप यू कैन यूटिलाइज़ व्हाट यू लर्न्ड ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन एंड ट्राई टू मेक बेटर डिसीजंस एज़ एन ऑफिसर. ठीक है? सो इसी के लिए यही सोचकर मैं अपने आप को मोटिवेट करता था, एंड आई यूज्ड टू वर्क टुवर्ड्स माय गोल ऑफ प्रिपेयरिंग वेल फॉर दिस एग्ज़ामिनेशन. ठीक है? सो यहाँ पर एक सवाल है कि गवर्नेंस सोशल जस्टिस स्मॉल टॉपिक्स के नोट्स बनाए ही नहीं. दो क्वेश्चन कैसे मेंस के लिए रीड ओनली बुक या डीपली रीड, आप बताइए. ठीक है. सो गवर्नेंस एंड जो सोशल जस्टिस है, आई फील दैट दिस इज एन इंटरसेक्शन एक्चुअली. सो गवर्नेंस जो है, इट इज एन इंटरसेक्शन विद योर पॉलिटी, इट इज एन इंटरसेक्शन विद योर सिक्योरिटी, एज वेल एज जो बाकी सारे जो एस्पेक्ट्स है आपके, सो उसके उसका ही पार्ट है. सो गवर्नेंस के लिए अलग से पढ़ना इज नॉट नेसेसरी आई फील. एंड जो अब आप मतलब स्कीम्स वगैरह उसके लिए पढ़ोगे तो कंसिडर दिस एज अ पार्ट ऑफ योर प्रीलिम्स सिलेबस, या फिर आप मतलब मेंस के लिए गवर्नेंस के लिए पढ़ रहे हो, एंड ट्राई टू कंप्लीट इट एज पार्ट ऑफ दैट ओनली. तो जो आपको जो टॉपिक सिलेबस में जो टॉपिक्स दिए हुए हैं कि ऐसे लाइक देयर इज अ आपके जो सिलेबस के जो टॉपिक्स है, उसके हर एक इसके आप अलग-अलग नोट्स बनाओ, एंड ट्राई टू रिवाइज़ इट ओनली ऑन दोज़ नोट्स. ठीक है? सो डोंट कंसिडर जस्ट फॉर गवर्नेंस या जस्ट फॉर सोशल जस्टिस. डू इट फॉर ऑल ऑफ दीज़ एज़ अ कलेक्टिव. ठीक है? सो यहाँ पर लाइक क्वेश्चन का एक और पार्ट है कि वेदर यू शुड रीड ओनली बुक या डीपली रीड करना चाहिए. सो आई फील लाइक इसके लिए करंट अफेयर्स इज अ वेरी गुड सोर्स, एंड एज यू रिवाइज करंट अफेयर्स तो करंट अफेयर्स के द्वारा आपका ये काफी हो जाएगा. ठीक है. सो यहाँ पर एक सवाल है कि प्रिपरेशन अब ये बताइए कि प्रिपरेशन से सिलेक्शन तक का शॉर्ट एनालिसिस बता दीजिए. ठीक है. सो एक जो बात है कि आपका जो प्रिपरेशन है, इट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट स्टेप फॉर बिकमिंग एन ऑफिसर. सो यू शुड रियलाइज़ कि आप यूपीएससी ये सब ऐसे क्यों कर रही है. ठीक है. सो यूपीएससी इज़ डूइंग दिस सो एज़ टू इनकलकेट डिसिप्लिन विथ यू, सो एज़ टू इनकलकेट जो चिकित्सा है, जो क्यूरियोसिटी है, वो एक डेवलप करनी है, as well as to make you a better officer in terms of understanding the people's problems, as well as to understand जो exact demand है, वो समझने के लिए आपको यूपीएससी प्रिपेयर करिए. सो जब आप ये समझोगे कि यूपीएससी हर एक लेवल में, जब प्रीलिम्स में या मेंस में या पर्सनालिटी टेस्ट में,
सो एग्जैक्ट डिमांड क्या है, तभी आप वो क्वेश्चंस को या फिर आपको जो प्रिपरेशन को आपको अच्छे से आप अंडरस्टैंड कर पाओगे, एंड यू कैन ट्राई टू एड्रेस इट बेटर। सो अभी आप अगर देखोगे तो ये जो प्रीलिम्स का वाला जो स्टेज है, इसमें यू हैव टू असिमिलेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। वहाँ पे यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड क्रिटिकली एनालाइज ईच स्टेटमेंट एंड डिटरमाइन वेदर वो स्टेटमेंट सही है या गलत है। ठीक है, सो दिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, लॉट ऑफ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड ट्राइंग टू रीड द लाइक मेटिकुलस नेचर एक आपका डेवलप हो जाता है कि आप मतलब नॉट या फिर हर एक जो वर्ड है उसको आप कीवर्ड है उसको आप अच्छे से नोटिस करो। ठीक है, सो दिस इज समथिंग दैट यूपीएससी एक्सपेक्ट्स यू टू डू, एंड अगर जब आप ये सही से करोगे तभी आपका प्रीलिम्स में अच्छे से हो जाएगा। नाउ कमिंग टू मेंस, सो मेंस में क्या होता है, इट एक्सपेक्ट्स you to analyze each and every word. It expects you to understand and give a well thought answer as well as a well presented answer. So जब भी आप ये रिक्वायरमेंट्स मीट करोगे यूपीएससी के, तभी आपके स्कोर भी इसमें इम्प्रूव हो जाएगा। And finally, for the stage of interview, what UPSC is looking for is your overall personality and whether you are fit to be an officer. सो ये सब के लिए आई फील दैट लाइक अंडरस्टैंडिंग द एग्जैक्ट सिलेबस एज वेल एज ये यूपीएससी के मतलब जो नोटिस आती है उसमें सब लिखा होता है कि व्हाट आर दे एक्सपेक्टिंग एट ईच लेवल। सो जब भी आप ये पढ़ोगे तभी आपको समझ आ जाएगा कि यूपीएससी क्या एक्सपेक्ट कर रही है, एंड यू कैन टेलर योर प्रिपरेशन वो हिसाब से। सो दिस इज आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट एनालिसिस विच इज नेसेसरी फ्रॉम प्रिपरेशन टू सिलेक्शन। ठीक है, सो क्या मेंस के सो यहाँ पे एक सवाल है कि आप मेंस के नोट्स के लिए ऐसा कर सकते हैं कि चूज वन बाय वन टॉपिक फ्रॉम सिलेबस लाइक एमएसपी एंड मेकिंग नोट्स विद एन A4 साइज विद वैलिडेशन मेथड लाइक डेटा एंड कमिटी सेशंस। सो एक्चुअली मैंने यही किया है। सो मैंने लाइक A4 शीट्स पे नहीं, मैंने ये कंप्यूटर पे करा है। सो आई यूज टू चूज ईच एंड एवरी टॉपिक फ्रॉम द सिलेबस एंड मेक नोट्स ऑन इट। एंड उसमें मेरे ऐसे मैंने डिवाइड करा है। सो टॉप में मैं हमेशा डेटा एंड जो फैक्ट शीट्स है वो रखता था। नीचे मैंने प्रॉब्लम्स एंड उसके जो चैलेंजेस है उसकी एक लिस्ट बना के रखी थी। एंड उसके नीचे फिर जो स्कीम्स है एंड जो स्टेप्स टेकन है वो होते थे। एंड फाइनली आई यूज टू राइट द कमिटीज एंड जो सोल्यूशंस है रिकमेंडेड बाय द कमिटीज वो एक होता था। सो दिस एंटायर प्रोफोर्मा आई यूज टू मेक फॉर द टॉपिक्स विच आर सिलेक्ट जो यूपीएससी के सिलेबस में है, and make this format for each and every topic as much as I can. ठीक है, so this is actually a very good way because आपको जब भी analysis करना होगा मेंस के लिए so this becomes very easy to understand. Apart from that prelims के लिए भी कुछ facts वगैरह होते हैं। so finally at the end मैं वैसे सब facts वगैरह भी लिखता था। for instance अभी जो स्कीम है तो हर एक स्कीम का एक ये कंपोनेंट होता है कि वेदर इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड या सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सो वो सब चीजें मैं एंड में बिलो द मतलब बिलो दिस नोट में ये सब लिखता था ताकि मुझे याद रहे अच्छे से कि ये स्कीम का मतलब जो फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन है जो प्रीलिम्स के लिए नेसेसरी है वो मैं एकदम एंड में लिखता था वैसे। ठीक है, सो यहाँ पर एक सवाल है कि जब हम प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे तो बबल भरने की टेक्निक क्या होनी चाहिए। सो टेक्निक एज इन आई एम नॉट रियली श्योर कि आप मतलब सवाल एग्जैक्टली क्या पूछ रहे हो। सो आप जब बबल्स वगैरह भरेंगे तभी व्हाट यू डू इज यू सॉल्व इट एट द सेम यू सॉल्व इट इन द एंड सो एज टू इंश्योर कि आपका मतलब अगर कोई क्वेश्चन गलत ना मतलब आप सब लाइन में ही करें ताकि मतलब एक क्वेश्चन अगर बबलिंग ऊपर नीचे हो गई तो आपका वो क्वेश्चन गलत हो जाता है, राइट। So try to solve the questions first and then bubble it at the end. This helps you in ensuring that आपका जो like जो लाइन में अगर मिस्टेक होना अगर नहीं होता है तो वो काफी हेल्प कर जाता है उसमें। ठीक है, सो यहाँ पर एक सवाल है कि हाउ टू स्टडी फॉर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी डायनेमिक्स एंड डायनेमिक पार्ट कैन बी completed by current affairs but what about static part? शंकर आईएएस बुक इज टू बल्की और व्हाट। ठीक है, सो जो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी वाला जो स्टैटिक पार्ट है so उसके लिए आपको जो डेफिनेशंस है वो अच्छे से याद रहनी चाहिए। रिमेम्बरिंग द सो शंकर आयस के बुक का भी मैंने मतलब पूरा का पूरा पढ़ना इज नॉट नेसेसरी आई फील। सो रिमेम्बरिंग द शेड्यूल्स ऑफ द एनिमल्स एटसेट्रा इज वेरी हार्ड एंड like I referred that I only stick for that only in the current affairs.
सो शंकर आयस के द्वारा मैं ये सब नहीं पढ़ता था कभी, एंड आई यूज्ड टू स्टिक ओनली फॉर द करंट अफेयर्स। शंकर आयस का जो बुक है एनवायरमेंटल इकोलॉजी का, आई यूज दैट फॉर जो ट्रीटीज एंड कन्वेंशंस है उसके लिए। आई यूज दैट फॉर द जो कोर कॉन्सेप्ट्स है वो समझने के लिए मैंने शंकर आयस के जो एनवायरमेंट का बुक है उसके लिए इसका इस्तेमाल किया है। ठीक है। सो यहाँ पर एक सवाल है कि मैं हाँ, फॉर प्रिपेयरिंग यूपीएससी विच यूट्यूब चैनल इज बेस्ट एंड वेयर यू प्रिपेयर्ड फॉर यूपीएससी? सो आई एम रियली सॉरी, मैं ज़्यादा मतलब यूट्यूब वगैरह देखता नहीं हूँ, सो आई डेंट रियली यूज यूट्यूब चैनल फॉर यूपीएससी, सो मुझे इसका कुछ आइडिया नहीं है। बट मैं इसका मतलब किसी से पूछकर आपको ये अगर बता पाऊँ तो मतलब आप यूपीएससी टाइम से एक बार इसका कांटेक्ट कर लीजिए। ठीक है। सो एक यहाँ पर एक और सवाल है कि 12th का स्टूडेंट हूँ, मुझे आईएएस की तैयारी करनी है, कैसे करूँ? सो आई वुड रियली सजेस्ट कि डू योर ग्रेजुएशन वेल एंड एट द सेम टाइम कीप ऑन रीडिंग द न्यूज़पेपर्स एंड कीप ऑन रीडिंग द एनसीईआरटीज़, जिसकी वजह से आपका बेस अच्छा हो जाए। एट द सेम टाइम इफ यू कैन मतलब ये सब के अलावा भी अगर आपके पास टाइम बचता हो, then get into the IAS का preparation wholesomely, but do focus on your graduation as well because it is a very important step. ठीक है। सो एक और क्वेश्चन है कि हाउ टू रीड न्यूज़पेपर एंड हाउ टू मेक नोट्स। ठीक है। सो जो आपका न्यूज़पेपर रीडिंग का जो स्ट्रैटेजी है वो मैंने बता दिया कि यू हैव टू स्टिक टू द सिलेबस एज मच एज पॉसिबल। एंड नोट मेकिंग के लिए हर एक टॉपिक का आपका जो कंटेंट वैसे बने वैसे ट्राई टू कोलेट इट, ट्राई टू ऐड एज मेनी फैक्ट्स एज पॉसिबल, एंड जो भी मटेरियल जैसे बने सो डिवाइडेड इनटू फैक्ट शीट, देन प्रॉब्लम्स, स्टेप्स टेकन, सॉल्यूशंस, and keep this pro forma ready for as many topics as you can, especially for the polity and जो करंट अफेयर्स वाले जो झलकते हुए टॉपिक्स हैं उनके लिए ये सब तो बनना ज़रूरी है। ठीक है। सो देयर इज़ अ क्वेश्चन कि इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कैसे करा जाए? राइट। सो इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपका अगर इंग्लिश मीडियम हो तो आप इंग्लिश मतलब स्ट्रॉन्ग करना काफ़ी नेसेसरी बन जाता है। सो फॉर दैट आई वुड रियली एडवाइस यू टू रीड न्यूज़पेपर्स वेरी थोरोली। सो न्यूज़पेपर आप जब पढ़ोगे तभी आपके जो जो एग्जैक्ट वर्ड्स है, जो लिंगो है, वो आपको याद रह जाएगी एंड यू कैन यूटिलाइज दिस लिंगो टू अंडरस्टैंड एंड राइट योर आंसर्स मोर इफेक्टिवली। एट द सेम टाइम यू मस्ट हैव डेवलप अ हैबिट ऑफ रीडिंग द नॉवेल्स या फिर जो लाइक नॉन फिक्शन बुक्स है वो आप पढ़ना चालू कर सकते हो। सो सेपियंस एक बुक है इंग्लिश का, इंग्लिश में, बाय युval नोआ हरारी। आई वुड सजेस्ट दैट इज अ वेरी गुड रीड एंड एट द स्टार्टिंग पॉइंट इंग्लिश डेवलप करने के लिए वो एक अच्छी बुक है। एज यू मूव ऑन यू ट्राई टू रीड more and more non-fiction books जो which will help you in your UPSC preparation as well, and it can develop your English as well. So at the जब भी आप ऐसे इंग्लिश डेवलप करोगे तो आपको आंसर्स लिखने में भी काफ़ी हेल्पफुल पड़ेगा एंड इट विल आल्सो इम्प्रूव ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है। सो यहाँ पर एक और सवाल है कि मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा था? सो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट मैथमेटिक्स था। सो मेरा ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस से हुआ है आईआईटी बॉम्बे से। सो मैंने आफ्टर ग्रेजुएशन मतलब मैंने जब ये सारे टॉपिक्स देखे तभी कंप्यूटर साइंस एज़ यू ऑल नो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट में नहीं है। सो द सब्जेक्ट व्हिच इज़ मोस्ट रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस इज़ मैथमेटिक्स, एंड मेरा बचपन से मैंने मैथमेटिक्स काफ़ी अच्छे से पढ़ा है एंड मुझे आता भी अच्छे से एंड मुझे अच्छा भी लगता है। तो इसलिए मैंने मैथमेटिक्स ले लिया। ठीक है। सो विच कोचिंग डिड यू जॉइन फॉर जीएस? सो मैंने वाजीराम एंड रवि जॉइन करा था बट लाइक मैंने वो बीच में छोड़ दिया था बिकॉज आई फेल्ट दैट कि जो वहाँ पे पढ़ा रहे वो सब मैं घर पे भी वही पढ़ सकता था। सो मैंने बीच में वो वाजीराम एंड रवि का कोचिंग छोड़ दिया था। ठीक है। सो मेंस प्लस ऑप्शनल एक डे में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें? सो अभी क्या होता है कि जो आपका ऑप्शनल है उस पे वो काफ़ी डिपेंड करता है। मेरा जो ऑप्शनल है मैथमेटिक्स, इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम जीएस, बट एट द सेम टाइम उसका सिलेबस भी काफ़ी बड़ा है। सो आई यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट इट 50-50। सो हाफ द टाइम आई यूज्ड टू डू मैथमेटिक्स का सिलेबस, द रेस्ट हाफ आई यूज्ड टू डू जीएस, एंड
दिस इज़ वेरी हेल्पफुल बिकॉज़ दोनों जो सब्जेक्ट्स हैं ऑप्शनल एज़ वेल एज़ जीएस, दोनों में मतलब मैथमेटिक्स में भी काफ़ी इंटेंसिव प्रिपरेशन चाहिए होता है। यू हैव टू सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। सो उसके वजह से व्हेन इफ यू डिस्ट्रीब्यूट इट दैट वे इट बिकम्स वेरी ईज़ी टू टैकल बोथ ऑप्शनल एज़ वेल एज़ द जीएस। अगर कुछ-कुछ ऑप्शनल्स हैं जैसे एंथ्रोपोलॉजी है, जैसे सोशियोलॉजी है मैंने सुना है, जिनमें यू कैन स्टडी फॉर लाइक 3 आवर्स एंड एवरी डे एंड गेट बाय विथ इट एज़ वेल। सो वो हर एक ऑप्शनल पे डिपेंड करता है। बाकी मतलब मेरे हिसाब से मैथमेटिक्स के लिए यू शुड हैव अ 50-50 स्ट्रैटेजी एट लीस्ट। ठीक है? सो यहाँ पे एक सवाल है कि लाइब्रेरी में कैसे पढ़ाई करें? सो आई एम सॉरी मैं लाइब्रेरी में नहीं जाता था, मैं घर पर ही पढ़ता था क्योंकि आई प्रेफर द कम्फर्ट ऑफ होम। लाइब्रेरी में काफ़ी लोग होते हैं एंड उसके वजह से एक ऐसा एटमॉस्फेयर डेवलप होता है कि आपको भी पढ़ाई करने का मन करे। बट अगर वो डेवलप नहीं हो रहा हो या फिर अगर आपको ऐसे लग रहा हो कि लाइब्रेरी में आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है, तो घर पे कर लीजिए, कोई बात नहीं। आपका घर पे भी अच्छे से पढ़ाई हो पाती है। ठीक है? सो यहाँ पर एक सवाल है कि मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर हिस्ट्री में सब्जेक्ट किया है। मैं कैसे तैयार करूँ? ठीक है, सो अ, हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है इट्स एक्चुअली क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड इट विल हेल्प यू इन योर जीएस आंसर्स एज़ वेल एज़ इट विल हेल्प यू इन योर एसेज एंड आपको इंटरव्यू के टाइम पे भी इट विल बी वेरी हेल्पफुल। ठीक है, सो अभी आप हिस्ट्री पे भी अच्छे से फोकस कीजिए। Apart from that, you keep on reading the current affairs and focus on the बाकी जो subjects है like economy या international relations and polity जो है उनको भी साथ साथ पढ़ते रहिए। So जब भी आप ये लाइक होलिस्टिकली पढ़ोगे राइट, तभी आपको वो चीज़ याद भी रहेगी एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल व्हेन आप जब एक्चुअल में यूपीएससी दोगे तभी आपको काफ़ी हेल्पफुल भी हो जाएगा। सो ओके, यहाँ पर एक सवाल है, आर यू फ्रॉम मुंबई? सो यस आई एम फ्रॉम मुंबई, मैं विलेपार्ले में रहता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर एक है कि ऐसे में फास्ट राइटिंग के टिप्स बताइए। सो ऐसे में व्हाट आई यूज्ड टू हैव इज 1.5 घंटे का जो ऐसे का एक ऐसे का जो टाइम होता है, उसमें मैं 15 मिनट्स आई यूज्ड टू डिवी अप फॉर नोट मेकिंग नोट्स। सो उसमें मतलब क्या लिखना है ऐसे में, जो स्ट्रक्चर है वो मैं डेवलप करता था। एट द सेम टाइम आपके जो एग्जांपल्स वगैरह जो है वो मैं लिख शॉर्ट में लिखता था कि मुझे क्या एक पॉइंट के लिए उसको सब्सटेंशिएट कैसे करना है। ठीक है? सो अभी आप ये 15 मिनट में जब करोगे, उसके बाद में आपको जो ऐसे है वो बस लिखना ही होता है एंड ट्राई टू कीप एज़ शॉर्ट एज़ पॉसिबल। मतलब एक पैराग्राफ या फिर एक एक पैराग्राफ इंडिकेटेड 1 पॉइंट एंड वो 1 पॉइंट के लिए आई यूज्ड टू सब्सटेंशिएट विथ अराउंड 3 टू 4 सेंटेंसेस। ठीक है? सो जब भी आप इतना शॉर्ट में लिखोगे, तभी आपका ऐसे काफ़ी ज़्यादा डायमेंशनल भी हो जाएगा एंड यू कैन एनालाइज़ योर एसे बेटर एज़ वेल। ठीक है? सो अभी एक और क्वेश्चन है कि मैंने सीसैट का प्रिपरेशन कैसे करा? सो सीसैट का प्रिपरेशन लाइक मेरा ग्रेजुएशन आईआईटी से हुआ है एंड मैं मतलब मेरा बैकग्राउंड जो है इट इज़ काफ़ी सीसैट मतलब मैं उसमें लाइक मैं ग्रेजुएशन वगैरह उसमें मेरा काफ़ी एनालिटिकल अप्रोच होता था। सो मुझे सीसैट का इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा, स्पेशली बिकॉज़ मैथमेटिक्स वगैरह काफ़ी मुझे अच्छे से आता था। हाउएवर सीसैट के लिए आई फ़ील द बेस्ट वे इज़ प्रैक्टिस। सो आप जितना प्रैक्टिस कर पाओगे उतना अच्छा होता है। आजकल अभी आप देखोगे तो सीसैट में काफ़ी मेक और ब्रेक सिचुएशंस आ रहे हैं, लाइक लोग सीसैट का पेपर काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा है। सो प्रैक्टिसिंग फॉर सीसैट इज़ एज़ इम्पोर्टेंट एज़ प्रैक्टिसिंग फॉर जीएस। सो ट्राई टू प्रैक्टिस जो क्वेश्चंस है, जितने मतलब जो शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह है, जितना आप करोगे, तो उतना आपको पता चलेगा एंड यू कैन एक्सप्लोर मोर डाइवर्स सेट ऑफ क्वेश्चंस उस हिसाब से। सो जब भी आप उतना करोगे, तभी आपका पेपर सीसैट का भी मतलब ज़्यादा कंप्लीट होना चालू हो जाएगा। ठीक है? इट इज़ ऑल टू डू विथ प्रैक्टिस। सो प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल स्ट्रैटेजीज़। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज़ माय मोटिवेशन टू मूव टुवर्ड्स यूपीएससी? सो व्हाई डिडंट यू गो फॉर टुवर्ड्स कॉर्पोरेट सेक्टर? ओके, सो एक्चुअली मैं आई हैड अपीयर्ड फॉर माय प्लेसमेंट्स एंड मैंने प्लेसमेंट्स में बैठा भी था।
बट मैंने जब प्लेसमेंट्स में देखा तो आई रियलाइज कि इनके जो वैल्यू सिस्टम है, सो इट इज मोर टुवर्ड्स लाइक इम्प्रूविंग द लाइक मेकिंग द कंपनी ग्रेट. सो दिस इज समथिंग आई फेल्ट वाज टू नैरो. सो मुझे क्या लगा कि मुझे मतलब देश के लिए कुछ करना है. आई वांट टू हैव अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑन ऑब्जेक्ट ऑन थिंग्स एंड ट्राई टू डू समथिंग विच इज वेरी चैलेंजिंग, वेरी मतलब डाइवर्स, एंड जिसमें मतलब मुझे एक्चुअल में कुछ करे तो उसका इम्पैक्ट भी मतलब नजर आ जाए. सो उसके लिए आई फेल्ट दैट कि यूपीएससी इज समथिंग विच ऑफर्स ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स. तो इसलिए मैंने यूपीएससी चूज किया. लाइक कॉर्पोरेट सेक्टर में भी ये मतलब कुछ कुछ चीजें इनमें से जो भी आपका मतलब प्रायोरिटीज है वो हिसाब से मिल जाती है. So making money I feel is not my main motive. What I feel is that like a limited amount of money भी आपने बना लिया तो it's more than enough. And UPSC मतलब civil servants are paid like very more than enough actually. So you don't need to go like अगर आपको काफी ज्यादा पैसे अगर बनाने हो तो corporate is the way to forward. वरना you can obviously go for UPSC civil services. ठीक है. सो यहाँ पे एक और सवाल है कि आपकी एज क्या है. सो मैं अभी 25 साल कंप्लीट हो गया मेरा. अभी अभी जस्ट मेरा एक्चुअली बर्थडे था. सो मेरा अभी 26 कंप्लीट हो गया है. ठीक है. सो व्हाट शुड बी अप्रोच फॉर नेक्स्ट 75 डेज फॉर मेंस. सो अभी कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर क्लियरिंग द प्रीलिम्स. एंड अभी मेंस के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो यू शुड बी राइटिंग अ लॉट ऑफ एज मच एज यू कैन. सो आप एकदम फोकस्ड प्रिपरेशन होनी चाहिए आपकी. एंड ट्राई टू राइट आंसर्स एज मच एज यू कैन and try to solve the questions in the 3 hour time with trying to solve all the 20 questions as much as. अगर वो नहीं हो रहे हो तो like काफी ज्यादा आंसर राइटिंग के प्रिपरेशन की जरूरत है. वरना आपको फिर एक आंसर्स को 3 स्टेजेस में डिवाइड करना है प्रिपरेशन को. फर्स्ट इज कंटेंट डेवलपमेंट. सो आपका कंटेंट आप अगर कोई भी क्वेश्चन में आपका कंटेंट कम हो तो यू नीड टू गो बैक टू द बेसिक्स एंड ट्राई टू रिवाइज जो भी आपका कंटेंट है वो. सेकेंड स्टेज इज जो प्रेजेंटेशन वाला फैक्टर आ जाता है. तो उसमें यू नीड टू इम्प्रूव अपॉन द वे यू प्रेजेंट इट, लाइक डायग्राम्स बनाना या फिर टाइमलाइन दिखाना. सो देर आर वेरियस माइंड मैप्स एंड डेटा वगैरह वो सब आ जाता है उसमें. थर्ड स्टेज इज जो विच आई फील इज द प्रायोरिटाइजेशन. सो अभी फर्स्ट पॉइंट जो काफी इंपॉर्टेंट है वो फर्स्ट में आना चाहिए. सेकंड पॉइंट रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट. थर्ड पॉइंट और भी कम इंपॉर्टेंट. एंड फोर्थ पॉइंट अगर ऐसे जो आप फॉलो करोगे. सो दिस इज द थर्ड स्टेज ऑफ योर आंसर राइटिंग. सो जब भी आप काफी आंसर्स लिखोगे तभी यू विल गो थ्रू दी स्टेजेस एंड यू कैन इम्प्रूव अपॉन योर आंसर राइटिंग ओवर देन. ठीक है. सो देर इज अ क्वेश्चन कि GS1 के लिए बुक्स बताए. ठीक है. सो GS1 के लिए सो हर एक सो प्रीलिम्स वाला GS1 कह रहे हो कि मतलब मेंस वाला. सो आई विल टेल फॉर बोथ. सो प्रीलिम्स वाला जो GS है उसके लिए आई लार्जली रिफर टू हिस्ट्री के लिए अपना स्पेक्ट्रम वगैरह आ जाता है. एंड सो जियोग्राफी के लिए अपने NCERTs काफ़ी अच्छे हैं. Then so actually I'll message me on my Instagram handle which is HarshalM20. I can give you the entire book list वहाँ पे ही. So it is quite extensive actually. So वहाँ पे मिल जाएगी. मैं वहाँ पे मैं आपको बुक लिस्ट शेयर कर दूंगा. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओनली ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी एग्जाम दे सकते हैं क्या. सो यस एक्चुअली यूपीएससी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वहाँ पे इट सेज दैट कि यू शुड बी इन योर फाइनल ईयर या फिर आफ्टर योर ग्रेजुएशन टू सो एज टू गिव योर एग्जामिनेशन. ठीक है. सो वो एंड यू शुड बी मिनिमम 21 years ऑफ एज. ठीक है. सो आप अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिट कर रहे हो तो अभी आप यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं. ठीक है. सो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने कितने मंथ्स में पूरा सिलेबस कवर किया था. सो लाइक मैंने दिस एग्जाम का जो सिलेबस है इट इज क्वाइट एक्सटेंसिव एंड यू कैनॉट कवर द एंटायर सिलेबस आई फील. तो एंड डूइंग वो पूरे सिलेबस के पीछे जाना भी मत. ट्राई टू फोकस ऑन जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सिलेबस है उनको फोकस करो एंड ट्राई टू बिल्ड अप ऑन योर कंटेंट एज मच एज पॉसिबल. सो जैसे आप मतलब सिलेबस एक बार करोगे सो जो जो स्टैंडर्ड बुक्स है वो पढ़ते जाओ. देन ट्राई टू इम्प्रूव अपॉन इट.
ट्राई टू रिमेंबर इट, एंड जितने बार आप रिवाइज करोगे वैसे आपका कंटेंट भी इम्प्रूव होते जाएगा एंड आपका जो रिवीजन है उससे रिकलेक्शन भी बढ़ते जाएगा। मुझे कौन सी सर्विस एलोकेट हुई है? अभी तक सर्विस एलोकेशन हुआ नहीं है, बट लेट्स वेट फॉर दैट। तो उसके बाद में फिर मुझे कौन सी सर्विस मिल जाएगी वो मैं बता पाऊंगा आपको। ठीक है, एक बीच में एक क्वेश्चन है कि इनको डिप्रेशन का प्रॉब्लम आ रहा है। आई वुड रियली एडवाइज यू कि आप एक बार मतलब आप एक बार एक रिफ्लेक्ट कीजिए कि ये जो यूपीएससी है, दिस इज जस्ट एन एग्जाम। अगर आपको डिप्रेशन जैसे लग रहा हो तो ट्राई टू रियलाइज कि दिस इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ। आप इसके बाद में भी और कुछ कर सकते हैं। लाइफ मतलब सिर्फ यूपीएससी नहीं है, आप आगे भी बिना यूपीएससी करके भी लोगों ने काफी अचीव करा है। ठीक है, द देयर इज नो रीजन टू बी डिप्रेस्ड। अगर मेंस नहीं क्लियर हुआ हो या इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ हो या प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ हो, आप बिल्कुल भी नाराज नहीं हुई है। यू कैन ट्राई। अगर आप में वो मतलब एनर्जी है कि गो फॉर इट अगेन, देन गो फॉर इट। अगर नहीं हो तो देन यू कैन स्विच टू योर करियर, डिफरेंट ऑल्टरनेट करियर, या फिर आप मतलब लाइफ में और कुछ भी कर सकते हैं। दिस इज द ओनली लाइफ दैट यू गेट, सो लिव इट टू द फुलेस्ट दैट यू कैन। ठीक है। ओके, एक और यहाँ पर एक सवाल है कि ये बीफार्म कर रहे हैं तो यूपीएससी की तैयारी कैसे कर सकते हैं? बीफार्म के प्रिपरेशन के ड्यूरिंग भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, आप बाद में भी कर सकते हैं। हर एक की वो अलग अलग मेंटालिटी है, आपको वो उस पर आप डिफरेंट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इग्नू से मेरा ग्रेजुएशन हो रहा है, उसका बुक कितना हेल्पफुल रहेगा हिस्ट्री से के लिए? आई एम रियली सॉरी, मुझे इग्नू का किताब के बारे में कुछ पता नहीं है। मैं उसका मतलब आप अगर मतलब स्टैंडर्ड बुक्स अगर फॉलो कर पा रहे हो तो वो कीजिए। अगर आप इग्नू के सिलेबस आप एक बार सिलेबस से देखकर या फिर पास्ट क्वेश्चंस को देखकर अगर आपको लग रहा हो कि इग्नू का बुक काफी हेल्पफुल है, देन स्टिक विथ इट। द मेन पॉइंट इज जो भी बुक सिलेबस से काफी आधारित है तो उसको लेकर ही आप रिवाइज काफी बार कीजिए। दिस इज द वे आई फील आप मतलब कर पाओगे। ठीक है। नेक्स्ट, हाउ टू कवर GS4? GS4 के लिए आई फील दैट यू नीड टू नो द थियरीज एंड जो एग्जाम्पल्स है ये आपको पता होने चाहिए। जो थियरीज के लिए मैंने लेक्सिकॉन फॉलो करा था, एंड जो मॉरल थिंकर्स है उनके थियरीज एंड जो उनके आइडियाज है वो आप आंसर्स में या फिर केस स्टडीज में यूटिलाइज कर सकते हो। Examples you can get from the current affairs as well as you can get from the newspapers, and you can utilize those for your answers in again in your theory answers, जिसकी वजह से आपका आंसर काफी अच्छे से हो जाए। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई ऑल्सो रेफर टू रेड बुक फ्रॉम फोरम IS टू इंक्रीज द नंबर ऑफ पॉइंट्स एंड टू गेट बेटर एग्जाम्पल्स फॉर माई आंसर्स। ठीक है। सर, मैथ्स 12th तक की इनफ होगी क्या यूपीएससी के लिए? अनफॉर्चुनेटली नो। द यूपीएससी का जो सिलेबस है ऑप्शनल का, उसके लिए यू रिक्वायर मैथमेटिक्स एट द ग्रेजुएशन लेवल एंड अ लिटिल बिट एट द पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल एज वेल। बट अगर आपका 12th तक मैथमेटिक्स हो एंड अगर आपको मैथमेटिक्स अच्छा लग रहा होता तब तक, तभी it is not really difficult for you to cover up the graduation mathematics and you can easily like achieve the very high scores in mathematics if you can like prepare very well for this. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरा इंटरव्यू का सेल्फ एक्सपीरियंस। ओके, मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस वाज एक्चुअली क्वाइट गुड। मुझे इंटरव्यू में 194 मिले हैं। मेरा इंटरव्यू काफ़ी मेरा इंटरव्यू मेरे प्रोफाइल पे आधारित नहीं था। दे आस्क्ड मी क्वेश्चंस, वेरी डाइवर्स क्वेश्चंस। दे आस्क्ड मी अबाउट साइबर स्पेस एंड साइबर लॉज। दे आस्क्ड मी अबाउट माय इलेक्शंस में, इलेक्शन जो चल रहे थे स्टेट्स के उसके बारे में पूछा। दे आस्क्ड मी अबाउट द FTAs एंड जो इम्पैक्ट ऑफ FTAs ऑन द इम्पैक्ट ऑफ FTAs ऑन द WTO, वो सब के बारे में मुझे पूछा। Apart from that, they also asked me about game theory as well as जो मेरे ग्रेजुएशन के जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में मुझे पूछ लिया। ठीक है। ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा था एंड दे रिवॉर्डेड मी जस्टली विथ like 194 marks as well. Then please tell us about the micro notes just for revision before means.
ओके, सो माइक्रो नोट्स में जो करता था उसमें आई यूज्ड टू हैव माइंड मैप्स। सो जहाँ पर मैं सिर्फ एक मतलब की टर्म एंड उसके रिलेटेड जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है वो मैं याद रखता था। सो दीज माइक्रो नोट्स वो यूज्ड टू बी अराउंड लाइक 10-15 पेजेस के होते थे। एंड वो सारे जो यूपीएससी के टॉपिक्स है लाइक लिटरली जो 1 by 1 पॉइंट्स है उनके लिए होता था। सो हर एक टॉपिक का मैं अराउंड 1 to 2 पेजेस कर रखे थे एंड वो हिसाब से मैंने उनके लाइक नोट्स बना के रखे थे A4 शीट पे। ठीक है। सो एक और सवाल है यहाँ पे कि करंट अफेयर्स के नोट्स प्रीलिम्स के कंबाइंड नोट्स बनाने के हैं कि अलग अलग बनाने। सो मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन कीप देम कंबाइंड, बट कुछ कुछ चीज़ें ऐसे होती है जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है बट मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती। एंड कुछ कुछ चीज़ें वाइस वर्सा भी ट्रू होती है। सो फॉर दैट आई यूज टू हैव, सो मैंने लाइक टॉपिक सेम रखा होगा बट नीचे अगर कोई प्रीलिम्स के लिए फैक्ट इंपॉर्टेंट होगा तो आई यूज टू मेक अ सेपरेट सेक्शन फॉर प्रीलिम्स एंड वो सारे फैक्ट्स रखता था। एट द सेम टाइम मैं मेंस के लिए भी कुछ कुछ ऐसे अलग सेक्शन रखा था। सो उसके मेंस के फैक्ट्स उसमें होते थे। सो ओवरऑल आई यूज टू रीड प्रीलिम्स के पहले सिर्फ प्रीलिम्स वाला फैक्ट्स एंड द कॉमन फैक्ट्स, एंड मेंस के लिए आई यूज्ड टू रीड जस्ट मेंस का वाला एंड द कॉमन थिंग अगेन। सो वैसे मेरा होता था। बेस्ट टाइम टू स्टार्ट ऑप्शनल प्रिपरेशन। ओके, सो द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट ऑपरेशन ऑप्शनल प्रिपरेशन वाज यस्टरडे एक्चुअली। सो आप एनी डे स्टार्ट कर सकते हो एंड ऑप्शनल का प्रिपरेशन एक्चुअली शुड बी फन। सो complement it with your GS preparation and try to do it as many try to do revisions as many times as you can even for optional। ठीक है। सो सर आई मीन सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई एम इन क्लास 12 दिस ईयर, शुड आई स्टार्ट माय बेसिक प्रिपरेशन शुड आई स्टार्ट माय प्रिपरेशन लाइक बेसिक थिंग्स इन पीवाईक्यू। सो अभी आपको पीवाईक्यू पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं है, बट यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट विद योर बेसिक प्रिपरेशन एंड न्यूज़पेपर रीडिंग। ये एक हैबिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इवन इफ यू डोंट अपीयर फॉर यूपीएससी, न्यूज़पेपर रीडिंग विल हेल्प यू इन योर लाइफ एज वेल। ठीक है। ठीक है, यहाँ पर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसेंशियल बुक का रिवीजन कैसे करें। सो अगेन, सो इट डिपेंड्स, आपको अगर नोट्स उसके बन पाओगे तो अगर नोट से ही रिवीजन कर पाओ तो दैट इज बेटर। अगर आपका नोट्स नहीं बना पा रहे हो तो देन यू कैन रिवाइज फ्रॉम द बुक इटसेल्फ। सो सो देयर इज अ क्वेश्चन हियर कि हाउ टू राइट फिलोसॉफिकल एसे इन यूपीएससी मेंस। ठीक है। सो मैं इस बार जो यूपीएससी का मेंस के टॉपिक्स थे तो उसमें मेरा टॉपिक था कि जो फिलोसॉफिकल टॉपिक था उसमें मेरा टॉपिक था कि जो काइमेरा काइमेरा एंड मटेरियलिज्म वाला जो एक क्वेश्चन था वो ऐसे टॉपिक था, दैट वाज माय टॉपिक। सो व्हाट आई डिड इज यू ट्राई टू आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स इन द टॉपिक एंड यू ट्राई टू एक्सपांड अ बिट ऑन दोस टॉपिक। उसके बाद में यू ट्राई टू अप्लाई जो एथिक्स में अपने जो थियरीज पढ़े, यू ट्राई टू अप्लाई दोस थियरीज एंड देन यू ट्राई टू एनालाइज कि मतलब ये उसका जो इम्पैक्ट है, उसका इम्प्लीकेशंस इन पॉलिटिकल स्फीयर या एनवायरमेंटल स्फीयर या सोशियोलॉजिकल स्फीयर, ऐसे जो अलग अलग स्फीयर्स में उसका इम्पैक्ट कैसे पड़ता है, यू ट्राई टू एनालाइज दैट। ठीक है। एंड फाइनली यू ट्राई टू कनेक्ट इट विद द करंट सिनारियो एंड हाउ टू इम्प्रूव अपॉन दैट। So that is the particular pro forma that I followed for philosophical essays, and I got decent enough marks using this pro forma. So मुझे इससे में 129 मिले। ठीक है। देन यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि सर आपके इंटरव्यू में डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। ओके, थैंक यू। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, इंटरव्यू में आई डोंट थिंक ऑफ एनी क्वेश्चंस एज डिफिकल्ट और इजी। इट इज जस्ट दैट अगर क्वेश्चन आपको पता नहीं हो तो यू जस्ट आंसर इट आई डोंट नो एंड यू दे विल कंसिडर दैट वे। ठीक है। सो इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर आपको कोई चीज़ पता नहीं हो तो आंसर ऑनेस्टली। इन द एंड दे आर जस्ट जजिंग योर पर्सनैलिटी, दे आर नॉट जजिंग योर नॉलेज। ठीक है। आपका नॉलेज ये लोगों ने मेंस और प्रीलिम्स में चेक किया होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉलिटी में वर्ड बहुत हार्ड पड़ता है तो उसे उसे क्या करें। सो पॉलिटीज में एक्चुअली क्या है कि जितना आप रिवाइज करोगे, जितना आप एक ये करोगे उसको एसोसिएट करोगे,
उतना आपको वो जितने बार पढ़ोगे उतना वो इजी होने लगता है। सो आई रिमेम्बर मुझे भी स्टार्ट में आर्टिकल्स एंड जो केसेस है वो बिल्कुल भी याद रहना डिफिकल्ट होता था, बट ओवर द टाइम एज आई रेड इट मोर ऑफन मुझे वो केसेस एंड जो टर्म्स है वो याद होना चालू हो जाते हैं, एंड जितने बार आप पढ़ोगे तो वो लैंग्वेज भी आपकी वैसी ही हो जाती है। सो अभी अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो कोई बात नहीं, आप रिवाइज करते रहो, आपको वो इजी जाएगा। ठीक है। सो ऑप्शनल, एक क्वेश्चन है कि ऑप्शनल चूज करते वक्त कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सो एज आई मैंने जब पहले बताया कि ऑप्शनल चूज करते टाइम दो चीजों का इंपॉर्टेंस होना चाहिए, वो सब्जेक्ट आपको कितना आता है, एंड सेकेंड चीज वो सब्जेक्ट आपको कितना पसंद है। वो भी इस हिसाब से आप मतलब अपना सब्जेक्ट डिसाइड कर लीजिए। ठीक है। सो यहाँ पर एक सवाल है कि मेरा इंटरव्यू कितने देर तक चला था और क्या क्या पूछा जाता है। सो मेरा इंटरव्यू अराउंड 35 to 40 मिनट्स चला था एंड इट वाज क्वाइट डाइवर्स। सो मेरे इंटरव्यू में दे आस्क्ड मी फ्रॉम साइबर लॉ एंड साइबर स्पेस विच इज somewhat related to my graduation subject. They asked me about game theory, they asked me about elections, they asked me about role of FTAs and in WTO and the international relations वाले थोड़े aspects भी पूछे थे, एज वेल एज दे आस्क्ड मी अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के बारे में पूछा था। सो इंटरव्यू काफ़ी डाइवर्स जाता है, डोंट वरी अबाउट इट। अगर आपको सवाल का आंसर पता हो तो आप बता दीजिए, सही सा ही बता दीजिए, अगर नहीं पता हो तो यू कैन रिप्लाई डोंट नो एज वेल। सर आपका डिफिकल्ट सब्जेक्ट क्या था और आपने उसको किस तरह प्रिपेयर किया। सो द सब्जेक्ट विच आई फेल्ट द मोस्ट डिफिकल्ट वाज जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो। सो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए व्हाट आई फेल्ट वाज कि उसमें काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा नाम होते हैं, एंड रिमेम्बरिंग ऑल दोज नेम्स बिकम्स अ बिट टीडियस एज वेल एज द डेट्स। तो उसके लिए आई यूज टू मेक बेटर वेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड बेटर वेज ऑफ रिमेम्बरिंग के लिए मैंने टाइमलाइंस वगैरह वो फॉलो करना चालू किया, एज वेल एज आई यूज टू फोकस ऑन रिमेम्बरिंग द फैक्ट्स। सो जो फैक्ट्स होते हैं वो मैंने अलग अलग से लिखना अलग लिखता था, एंड ट्राई टू रिवाइज दोज एज मेनी टाइम्स एज यू कैन। जैसे एग्जाम पास में आ जाए तो वो सिर्फ फैक्ट्स एंड जो टाइमलाइन है वही याद करो, वही पढ़ते जाओ। बाकी जो चीजें जो लॉजिकल लगे वो यू कैन यू डोंट नीड टू रिवाइज इट एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल। ठीक है, वो हिसाब से फिर आपका जो हिस्ट्री का जो प्रिपरेशन है वो इम्प्रूव भी हो जाता है। ठीक है। सो हाँ, फाइनली एक क्वेश्चन है कि टाइम टेबल कैसा था मेरा। सो आई यूज्ड टू वेक अप एट 6-7 o'clock. I used to study for around like 8 hours before prelims. During prelims to mains वाले phase में I used to study for 10-12 hours. And like खाना वगैरह काफ़ी अच्छे से होना चाहिए। मैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी हर रोज करता था so as to remain fit. And like I really like to walk a lot, so मैं वॉकिंग एंड रनिंग के लिए भी जाता था। ठीक है। सो मेरे घर पे मैं मतलब टीवी वगैरह ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है और मैं फिर इसलिए टीवी वगैरह ज़्यादा देखता नहीं था। सो फाइनली सोर्स और लोकल ऑफ इंडस्ट्री फॉर जीएस1 टॉपिक। सो इसके लिए आई फेल कि जो पास्ट क्वेश्चंस है ना वही बेटर सोल्यूशन है। सो उसके जो क्वेश्चंस है उनको फिर मैं गूगल के द्वारा देखता था, एंड लाइक यूपीसी के ही मतलब कोचिंग वगैरह इनके ही नोट्स होते हैं फॉर सोर्स फॉर लोकल इंडस्ट्री, वही को मैं रिवाइज करते जाता था। अगर कोई नया आ जाए क्वेश्चन लाइक कभी एक बार मैंने मतलब कोई मॉक में ही देखा था कि दे हैड आस्क्ड मी अबाउट फार्मास्यूटिकल कंपनीज एंड उनका जो सोर्स फॉर लोकल इंडस्ट्रीज वैसे उनके बारे में पूछा था। सो ट्राई टू एनालाइज बेस्ड ऑन द फैक्ट्स दैट यू नो ऑलरेडी कि फार्मास्यूटिकल पहले कहाँ पर थे, फिर उनके रिक्वायरमेंट्स क्या है, एंड वो हिसाब से फिर लोकेशन डेवलप होते जाता है। सो वैसे आप मतलब एनालाइज करते जाओ तो आप हो जाएगा। सो यू डोंट एग्जैक्टली नीड द फैक्ट्स फॉर यू डोंट एग्जैक्टली नीड कि एग्जैक्ट क्या होना चाहिए, but you need to understand and analyze the question and how to answer that question in that particular limited time. एनसीईआरटी पढ़ना कंपलसरी है क्या? Unfortunately, yes. So, fortunately, unfortunately. So, NCERTs are a very good source actually, I feel. So, NCERTs में काफ़ी अच्छी चीज़ें दी है, the crucial definitions वगैरह जो है, and especially the differences between say freedom या liberty या जो जैसे core concepts है, it is very well established in the NCERTs. So, doing that, reading those NCERTs is very important, I feel. ठीक है। सो नेक्स्ट है कि सर में मेंस में पीवाईक्यू रिपीट होते हैं क्या?
पीवाईक्यू एज सच नहीं रिपीट होते, बट द थीम रिपीट्स अलॉट. सो जो अपनी थीम, जो थीमेटिक जो अपना हमने स्टडी किया है, सो फॉर इंस्टेंस जो साइबर सिक्योरिटी या टेक थीम्स लाइक नक्सलिज्म, सो दीज थीम्स रिपीट क्वाइट अलॉट. एंड ये थीम्स को आप अच्छे से स्टडी कर लो ना, तो इट बिकम्स रियली इजी टू आंसर योर क्वेश्चंस इन आंसर द क्वेश्चंस इन द मीन्स. एट द सेम टाइम यू नीड टू टेलर इट टू द क्वेश्चंस दैट दे हैव आस्क्ड, एंड वो हिसाब से यू कैन मेक योर आंसर मोर कस्टमाइज टू द क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड. ठीक है. और लिखने की प्रैक्टिस कैसे करते थे आप? सो लिखने की प्रैक्टिस मतलब आई यूज्ड टू टेक एनी क्वेश्चन एंड ट्राई टू राइट फ्यू की पॉइंट्स. 5 मिनट में जितने की पॉइंट्स आप लिख पाओ उतना लिखो, एंड देन ट्राई टू डू दिस फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक एज मेनी टाइम्स एज यू कैन. दिस वाज माय लिखने की प्रैक्टिस. ऑलराइट. सो वही, अगर आपको मतलब एक फाइनल एक सजेशन है कि इफ यू फील दैट यू आर मतलब यूपीएससी वगैरह इसमें काफी मतलब आपकी लाइफ जा रही है, तो लाइक रिमेंबर, यूपीएससी इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ. सो यूपीएससी, ये जो सिविल सर्विसेज की जो प्रिपरेशन है, इसमें you should always stay motivated and always stay positive, always stay cheerful. And if you can do that, then आपका प्रिपरेशन काफी अच्छा हो जाता है. ठीक है. ऑलराइट देन. सो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी. मुझे इंस्टाग्राम पे भी हर्षल M20, वो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है. इस पे भी आप कभी भी मैसेज कर सकते हो. मैं आई ट्राई टू रिप्लाई एज मच एज पॉसिबल. ठीक है. देर इज अ क्वेश्चन कि लबासना कब जा रहे हो. सो 29 अगस्त को लबासना का ज्वाइनिंग डेट है. सो अभी तक सर्विस एलोकेशन आया नहीं है. सो बेस्ड ऑन द सर्विस जो मिलती है, वो हिसाब से फिर लबासना जाना होता है. ठीक है. ऑलराइट. सो थैंक यू वेरी मच.